आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे, क्योंकि आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि आप 4 में से 2 या 3 विकल्पों को किस प्रकार से कैंसिल करके, उनको नेगलेक्ट करके अपने सही आंसर को चुनेंगे। अगर आपने 4 में से 2 भी विकल्प कैंसिल कर दिए तो आपके पास 2 विकल्प बचेंगे, और उन 2 विकल्पों पे अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? तो पहले आप नहीं को अंडरलाइन कर देंगे कि आपको निगेटिव वाला विकल्प चुनना है जो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका उच्च आत्म क्षमता। जब उच्च आत्म क्षमता होगी तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों में होंगी, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली की विशेषता है, लेकिन ये आप इसको आंसर में नहीं चुनेंगे क्योंकि आपसे नहीं वाला विकल्प पूछा जा रहा है। अगला विकल्प है निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। अगर निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं होंगी तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा ही नहीं, फिर तो वो सामान्य बच्चा होगा। तो इसलिए प्रतिभाशाली बच्चे की ये विशेषता नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। बाकी ये तीनों आपकी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं और डी आपकी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो आपको बताना है कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है बच्चों के ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करने में। पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याती। अगला ऑप्शन है सुगमकर्ता की। अगला ऑप्शन है निर्देशक की, और लास्ट ऑप्शन है आपका तालमेल बैठाने वाले की। तो पहला ऑप्शन जो है संप्रेषक और व्याख्याता की, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सुगमकर्ता होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता भी है कि शिक्षक एक सहायककर्ता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी एज आपकी 4 से 10 वर्ष है, क्योंकि जो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर है इसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं, और इसकी एज आपकी 4 से 10 वर्ष के बीच में होती है। तो इसमें कोहल वर्ग ने बताया है कि इस आयु में जब बालक होता है तो इसमें नैतिकता का अभाव होता है, पुरस्कार एवं दंड प्रभावी होता है, और वो ये बात जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये उसके जो माता पिता उसे बताते हैं बस वो इतना ही जानता है, इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं जानता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड। अगला ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य, और लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। तो इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड, यही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पुरस्कार एवं दंड प्रभावी होता है। जो आपकी प्री कन्वेंशनल एज है, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर है, उसमें आपको पुरस्कार एवं दंड प्रभावी होता है, तो राइट ऑप्शन आपका पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि एक जो अधिगम करता है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व विभिन्नताएं हैं, इसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये समस्याओं का है यहाँ पे। तो निगमनात्मक का तात्पर्य होता है कि एक सिर्फ नियम बताकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि
हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना होता है, ना कि उन्हें सिर्फ एक हम नियम बता देंगे और कह देंगे कि इसको रट लो। अगला ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। जैसे ही आपको याद करना मिल गया, यह एक नेगेटिव वर्ड है और ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया कि हम उन्हें विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएंगे, जिससे भी कॉन्सेप्ट को बनाएं और चीज़ों को सीखें। क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो पहले नहीं को आप अंडरलाइन कर देंगे कि आपको उस सिद्धांत को चुनना है जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। परिपक्व का मतलब होता है मैच्योरिटी, कि जो भी विकास होते हैं वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ते जाते हैं और अनुभव की ओर बढ़ते जाते हैं। तो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों का सामंजस्य होता है, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। और लास्ट ऑप्शन है आपका सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात विकास के लिए कही गई है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो आपको गलत विकल्प चुनना था नहीं वाला, वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि जितने भी विकास और अधिगम होते हैं वो एक समान गति से आगे बढ़ें। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ये सभी तरीके आकलन करने के हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक उपयुक्त तरीका चुनना है। पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। अगला ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो ये आकलन के चारों तरीके हैं, लेकिन आपको जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका बताना था वो आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान में आप आंसर चुनेंगे वो व्यवहारिक जीवन से हो, आपके आसपास के परिवेश से हो। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। कि आकलन जो शिक्षण अधिगम में है वो एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि वो एक उसके साथ लगातार आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। आपको बताना है कि सृजनात्मक क्रिएटिविटी से कौन चीज़ संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा कि अपसारी चिंतन आपका सृजनात्मक से संबंधित है। और जो अभिसारी चिंतन होता है ये आपका बुद्धि से संबंधित होता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित ये 4 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन से कथन से मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की सहमत हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसको भी रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। जैसे ही आपको दंड मिल गया कि दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह वाइगोत्स्की ने नहीं बताया है। अगला ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। तो पुरस्कार एवं दंड के बारे में वाइगोत्स्की ने नहीं बताया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्चर के बारे में बताया है कि बच्चे समाज से, संस्कृति से सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया कि बच्चे अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे। तो आपको बताना है कि बच्चे कैसे होते हैं। आपको बच्चों के बारे में सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा, जैसे ही आपको निष्क्रिय मिल गया।
जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें सी हो गया, क्योंकि जो डी विकल्प है इसमें नहीं दिया गया है। डी विकल्प था इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल भी आप नहीं चुनेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बच्चों की त्रुटियों गलतियों के बारे में सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। बाकी के तीनों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो इसमें दंड दिया गया है, नेगेटिव वर्ड है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें महत्वहीन दिया गया है कि गलतियों को महत्वहीन बताया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे ही आप सिर्फ एक वर्ड देख के विकल्प को निगलेक्ट कर देंगे तो आप जल्दी ही पेपर को सॉल्व कर लेंगे। अगला ऑप्शन है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, सीखने का अंग होती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो आपको बताना है कि अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि उसकी क्लास में जो भी छात्र हैं वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये आपका राइट विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चों के तिरस्कार करने की बात कही गई है और आप बच्चों का तिरस्कार नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ क्लास में उन्हीं बच्चों को प्रायोरिटी देंगे जो अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। अगला ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। इसको भी रोके रखेंगे। अगला ऑप्शन है कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। जैसे इसमें दंड देने की बात आई, आप इस विकल्प को नहीं चुनेंगे, क्योंकि दंड की कोई भी बात आपको मिल जाए वो आपका नेगेटिव विकल्प होगा और राइट आंसर नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी हो गया कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनके विविध मतों को प्रोत्साहित करें और उन्हें मोटिवेट करें। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। देखेंगे सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। या उनकी किस शैली के कारण विभिन्नता में कारण है। तो पहला ऑप्शन है आपका अभिक्षमता, दूसरा है अधिगम शैली, परावर्तक स्तर, मूल्यों। तो राइट ऑप्शन इसमें अधिगम शैली हो गया कि सुरेश की अधिगम शैली है कि वो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है और मदन की अधिगम शैली है कि वो सबके साथ यानी कि मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो ये अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो जो सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है वो आपका परिवार होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें आप परिवार को ही सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे। तो राइट ऑप्शन आपका परिवार हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि जो जनसंचार माध्यम है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल भी आपका राइट विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल दिया गया और आप ऐसे विकल्प को कभी भी नहीं चुनेंगे जिसमें आपको केवल मिल जाए। अगला ऑप्शन है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। जैसे ही आपको नहीं मिल गया इस विकल्प को आप कैंसिल कर देंगे। अगला विकल्प है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसको भी हम सही विकल्प नहीं चुनेंगे, क्योंकि सीटेट में हमें उस विकल्प को चुनना है जो सबसे ज़्यादा कवर कर रहा हो। तो आपका राइट विकल्प बी हो जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं।
तो मनोविज्ञान के हमने इसमें 15 क्वेश्चनों को कवर किया जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।